देखिए विद्युत रसायन में हमने पिछले टर्म पर जो चर्चा की गई थी उसी के आगे पिछले टर्म पर चर्चा की गई थी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व क्या है, मोलर चालकता क्या है, तुल्यांक की चालकता क्या है, उसकी विशिष्ट चालकता के बारे में और विद्युत अपघटन के बारे में चर्चा किया गया। तो विद्युत अपघटन में हमने लास्ट टॉपिक बताया था पिछले टर्म पर। तो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं भाई? वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में या विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो जाए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया संपन्न हो जाए, तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। यह हमने उस दिन जो है आपको बताया था। एक बार और थोड़ा सा ध्यान कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। विद्युत अपघटन सीधी सीधी बात है, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाए, उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि गलत NaCl का विद्युत अपघटन करने से Na+1 और Cl गलत अवस्था में होगा तो ये बनेंगे। और सबसे पहले हमने किस पर क्रिया कराई थी? एनोड पर क्रिया। तो एनोड पर क्रिया में क्या होगा? Cl-1 आफ्टर रिएक्शन Cl2 प्लस के इलेक्ट्रॉन जो है पृथक करके ये Cl2 में उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पर दो क्रिया दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑक्सीकरण की क्रिया। कैसे पता चला? एनोड पर क्रिया इलेक्ट्रॉन पृथक करने की होती है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। फिर आगे लिखना है कैथोड पर क्रिया। कैथोड पर क्रिया में क्या है? Na+1 है, ये इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, Na सोडियम। तो क्या कहेंगे? गलत NaCl का विद्युत अपघटन करने से एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। ये हम इसको बांटेंगे। और विद्युत अपघटन की क्रिया जिस सेल में प्रयुक्त होती है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहा जाता है, जो अब हमें समय नहीं पढ़ना है। तो देखिए अब जो विद्युत अपघटन के नियम है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, ये इस समय कोर्स कम हो जाने की वजह से ये चीजें हमको नहीं पता। तो अब हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे सेल के बारे में, क्योंकि हमें विद्युत वाहक बल पढ़ना है, मानक इलेक्ट्रोड प्रभाव पढ़ना है, तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल क्या है? ऐसा बताया गया कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड किसी एक ही विद्युत अपघट्य के विलयन में रखे जाए। क्या कहा हमने? सेल एक ऐसी युक्ति है या निकाय है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड किसी एक ही विद्युत अपघट्य के विलयन में रखे जाते हैं, या अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन में जब रखा जाए तो वो किसी भी प्रकार से इंटरकनेक्ट है। अगर अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन में उनको रखा जाता है तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो। जैसे कि उस इंटरकनेक्ट को कहते हैं लवण सेतु। क्या कहते हैं? ये लवण सेतु इसमें पढ़ा गया है और लवण सेतु में उपयोग कर देते हैं। तो ये इसको हम सेल कहते हैं। या फिर से सुनिए, सेल एक ऐसी युक्ति या निकाय है जिस पर दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विद्युत अपघट्य के विलयन में या अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन में रखे होते हैं, जो किसी प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। सेल होता है। अब हमें इसमें जो है और चीज इसमें पढ़नी है। इससे संबंधित आया, सेल से संबंधित आया कि इलेक्ट्रोड आया। इलेक्ट्रोड क्या है? तो देखें जरा, क्योंकि हमें मानक इलेक्ट्रोड को पढ़ना है, इसलिए हमें इलेक्ट्रोड जानना पड़ेगा। तो देखें जरा कि जब किसी धातु की छड़ को, जैसी है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। क्या कहते हैं? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है।
और विलयन में उतना ही समान विपरीत समान आवेश उत्पन्न हो जाता है विलयन में भी, ताकि उदासीनता बने। जैसे उदाहरण के तौर पर कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और देखें, जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो वह ऋणावेशित हो जाती है। क्या कहना? जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोने पर जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। तो जो धनावेश ऋणावेश युक्त जो छड़ें हो गई, हम इन्हीं को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर धनावेश आ जाता है वो एनोड हो जाता है, जिस पर ऊर्जा वो कैथोड हो जाता है। ऐसे इलेक्ट्रोड। फिर से एक बात समझेंगे इलेक्ट्रोड की परिभाषा, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धनावेशित और ऋणावेशित इस छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। तो एक ये इलेक्ट्रोड है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अर्धशैल। ये बन गया है, ये अर्धशैल ये है, अर्धशैल ये है। जब दोनों को इंटरकनेक्ट कर दें तो वो पूर्णतः शैल बन जाएगा। ये था आपकी इलेक्ट्रोड विभव की बात, इलेक्ट्रोड के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे इसी प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है तो उससे पहले हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ें। इलेक्ट्रोड विभव क्या परिभाषा है? कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। और उस छड़ पर जो धनावेश या ऋणावेश आता है उसी के समान विलयन पर विपरीत आवेश आ जाता है। जैसे ये पॉइंट था कि कॉपर की छड़ को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो वह छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से जब विलयन छड़ पर धनावेश आ गया तो विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार एक वैद्युत द्वि स्तर बन जाता है, धनात्मक और एक ऋणात्मक द्वि स्तर बन जाता है। इस वैद्युत स्तर के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जब कॉपर की छड़ को हमने इसमें डाला तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव हो गया। जब हमने जिंक की छड़ को अब देखते हैं कि जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। उसी प्रकार से ये इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश एक दोहरा स्तर बन जाता है जिसे जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी प्रकार से धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव पर प्रभावित करने वाले कारक कौन से? कारक नंबर 1 इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति आप जानते हैं कि सभी धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर इलेक्ट्रोड विभव का मान निर्भर करता है। दूसरा है विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। इसमें विलयन में धातु आयनों की सांद्रता क्या है? जैसे हम विलयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो आयनन का मान कम हो जाता है और आयनन का मान कम होने के कारण इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। तो क्या कारण है भाई? सांद्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। तीसरा है ताप। तीसरा क्या है भाई? ताप। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? टेम्परेचर। ये ठीक, ये 3 पॉइंट इस पर निर्भर करते हैं। अब हम इसी में संबंधित पढ़ना है। ये तो था इलेक्ट्रोड विभव के बारे में।
अब हमें और आगे इसी में चर्चा करनी है, वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या करना है भाई, आगे हमें इसमें पढ़ना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इसे इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। अब हमें आगे इसमें पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव में, परिभाषा तो इलेक्ट्रोड विभव जैसी, थोड़ा सा बदलाव होता है कि जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर, दो चीज़ें जोड़नी है, एक तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उसी धातु की एक मोलर सांद्रता के विलयन में, अभी ये था कि कोई सांद्रता उसकी निश्चित नहीं थी। जब इलेक्ट्रोड विभव हम परिभाषा दे रहे थे तो हमने बताया था जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया, तो ये शर्त नहीं लिया गया था कि एक मोलर सांद्रता का लवण ही होना चाहिए। तो फिर से सुनिए, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर उसी धातु के लवण के मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो जो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है या विद्युत द्विस्तर बन जाता है, उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को E से करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। ये था मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अब इसी के संबंध में थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ लें, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। वैसे तो मेरे समझ में विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी कर लें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो हमें सारणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और ऐसा बताया गया कि हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। और जो श्रेणी रखी गई है उसमें एक शॉर्ट टर्म लिखवा देते हैं, है ना। और देखें जरा, जैसे ऐसे लिखवा LiKABE लिखवा, लिथियम पोटेशियम बेरियम, ये ऊपर से नीचे की ओर है। लिखवा सरगाना SrCaN, मगल MgAl, मंजन MnZn, मंजन का Cr, फीकट FeCa, फीकट ये उसका निचले ऊपर से नीचे जाने का एक क्रम है। फीकट कोनी CuNi Sn और Pe लैंड। ठीक, अब हाइड्रोजन का स्थान दिया गया। हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो शून्य है। इन सब के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक में है। और फिर जो आपकी रखे गए हैं, कॉपर है ना, सिल्वर है, मरकरी है, प्लैटिनम है और स्वर्ण, ये मुख्य हैं। तो और भी आयोडीन भी है और भी रखे गए हैं, लेकिन ये मुख्य है। तो ये धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी से ऊपर से नीचे जाने का क्रम है ये। तो सबसे पहले कौन सा तत्व रखा गया है, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, ये ऊपर से नीचे जाने का क्रम है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे Li है, K है, Ba है, Sr है, Se है, Ca है, ये क्रम। तो हम इसको इस रूप में शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया, पूरे लाइन में नहीं लिखना पड़ा। ये अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है। तो पहला लक्षण यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो ऊपर से नीचे जाने में घटती जाती है। अर्थात ऊपर वाला जो तत्व है वो नीचे वाले तत्व को, धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe की छड़ डाल दें, किसकी छड़ डाल दें, कॉपर सल्फेट की विलयन में हम Fe की छड़ डाल दें, तो कॉपर का स्थान कहाँ है, ये है। हाइड्रोजन से नीचे Fe का कहाँ, ऊपर। तो Fe का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। अतः Fe अधिक सक्रिय धातु है, तो अधिक सक्रिय होने की वजह से ये Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर देगी और यहाँ FeSO4 बन
जाएगा और Cu बन जाएगा। या दूसरा देख लें, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की क्षार डालने पर जो है तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और धन की बेदी बन जाएगा। तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। प्रश्न ऐसा आएगा कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की क्षार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों हो जाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, अतः कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय धातु है। अधिक सक्रिय धातु होने के कारण कॉपर सिल्वर से विस्थापित कर देती है सिल्वर को और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। और आप जानते हैं कि कॉपर नाइट्रेट विलयन में आयनित हो जाने की वजह से विलयन में कॉपर आयन देता है। और Cu+ के जो 2 आयन होते हैं ये नीले रंग के होते हैं, इसलिए विलयन जो है नीला हो जाता है। कि विलयन कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो कॉपर आयनों की उपस्थिति में विलयन का रंग नीला हो जाता है, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जो ऊपर हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जो नीचे स्थित हैं वो ऐसा नहीं करता। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, Fe धन के H2SO4 क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा प्लस के H। तो यह क्रिया जो है संभव है। क्यों संभव है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, तो FeH2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। दूसरा, यदि हम इसको ले लें, कॉपर को ले लें, इससे क्रिया करेंगे तो ये रिएक्शन होगा। तो जो कॉपर होता है उसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये क्रिया संभव नहीं है, ये क्रिया संभव नहीं है, ये क्रिया संभव। अगला पॉइंट, जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं, हाइड्रोजन से ऊपर ये ऊपर स्थित धातुएं हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये अत्यंत क्रियाशील होने के कारण इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं वो जल का विघटन करके हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती हैं। ये इतना आज हम आपको पढ़ाएंगे, शेष जो है नेक्स्ट जो है अगले टर्म पर पढ़ाएंगे।